नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिना वैध इंश्योरेंस के सड़क पर वाहन चलाना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नो इंश्योरेंस नो फ्यूल मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया है। इसके तहत वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर पेट्रोल पंपों पर ऐसे वाहनों को ईंधन देने से रोका जा सकता है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का बाध्यकारी आदेश नहीं बल्कि सरकार को दिया गया सुझाव है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय को पेट्रोल पंपों पर इंश्योरेंस ट्रैकिंग की तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में लगभग 30.48 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 16.54 करोड़ यानी लगभग 56% वाहनों के पास वैध इंश्योरेंस नहीं है। इसके चलते सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा हासिल करने के लिए लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कोर्ट ने वाहनों का बीमा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर लगे ANPR कैमरों को वाहन पोर्टल और बीमा डेटाबेस से जोड़ा जाए। इससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान कर स्वतः ई चालान जारी हो सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों के इंश्योरेंस की तत्काल पुष्टि के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस देने के लिए भी कोर्ट ने कहा है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। कोर्ट का मानना है कि ईंधन आपूर्ति को बीमा की वैधता से जोड़ने से वाहन मालिक समय पर पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएंगे और दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने की प्रक्रिया प्रभावी हो सकेगी। अब सुप्रीम आदेश के बाद धरातल पर काम कितनी जल्दी होगा और 56% वो वाहन जिनके पास वैध इंश्योरेंस नहीं है उनको कितनी जल्द आइडेंटिफाई करके इस प्रोसेस को अमल में लाया जाएगा, ये वाकई एक सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सुप्रीम आदेश हुआ है और जिन आंकड़ों के हवाले से ये सुप्रीम आदेश आया है, तो एक तरह से बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन सवाल तब आता है इम्प्लीमेंटेशन पर। उन्होंने निर्देश देते हुए एक बेहतर सुझाव के रूप में फिलहाल आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होगा वो बेहद जरूरी होगा, और यदि अभी तक 56% लोगों का इंश्योरेंस नहीं है तो उसे कैसे आप करें और करवाएं, इसको लेकर इसे बाध्य कहीं ना कहीं किया गया है। तो चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। परिवहन विशेषज्ञ हैं श्याम सुंदर शर्मा। श्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं सुनील आर्य। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील आर्य जी आपसे करूंगी, क्योंकि इंश्योरेंस की बात निकली है और इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं आप। कैसे इस आदेश को आप देखते हैं? और एक बात जो कही गई है, देखिए उद्देश्य बहुत अच्छा है। उद्देश्य इसलिए अच्छा है कि जो सड़क दुर्घटना होती हैं या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की गई है, उनको मुआवजा मिलना है या परिजनों को मुआवजा मिलना है, काफ़ी एक लंबी प्रोसेस हो जाती थी। तो जल्द से जल्द आइडेंटिफाई हो, चीज़ें क्लियर हो, उस नज़रिए से डिसीजन अच्छा है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बात है, क्योंकि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आंकड़े रखे हैं कि 56% ऐसे वाहन हैं जो जिनका इंश्योरेंस नहीं है, वैध नहीं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये बड़ा सवाल है। तो अभी तक इसकी मॉनिटरिंग क्या नहीं हो रही थी? क्या वाकई ऐसे गंभीर कंप्लेंट्स पहुंची हैं जिसके बाद ये डिसीजन ले गया? तो कैसे इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे? सबसे पहले तो माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने एक अच्छी सोच ली है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की जनता को भी अपने आप में जो अवेयरनेस जो लाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो है सभी वाहन चालकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज आपके वाहन से, बाइक से, कार से किसी का भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है और अगर आपकी वाहन का इंश्योरेंस ना यानी रहता है, तो थर्ड पार्टी जिस व्यक्ति को चोट लगती है, जो व्यक्ति घायल होता है, उसको काफी परेशानियों का सामना फिर करना पड़ता है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव जो दिया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो भी कार जो नई कार जो आएगी उसका 3 से 4 वर्ष के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है कि एक बार अगर आप कार लेते हैं तो 4 वर्ष के लिए कम से कम आप भी जो निश्चिंत यानी कि रहते हैं। और छोटी बाइकों का जहां तक सवाल है, तो बाइक चालक यानी भारत में यानी अधिकांश जो देखा गया है कि वो एक बार जब वाहन जब लेते हैं, जब एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर उसके बाद में उसको भूल जाते हैं, यानी उनमें भी अवेयरनेस की वो नहीं है। तो इससे कम से कम जो 6 साल का किया है, तो कम से कम 6 साल तक तो यानी उनकी वाहन सेफ रहेगी।
ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगे। हेमंत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हेमंत जी, ये जो सुप्रीम निर्देश आया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को जरूरी किया गया, मुझे लगता है जरूरी तो पहले भी था, लेकिन हाँ ये बात सही है कि लोग इस तरफ बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते, या जागरूक भी होते हैं तो शायद उसको लेट गो कर देते हैं। ठीक है, अभी तो चीजें चल रही हैं, लेकिन अच्छा डिसीजन है। लेकिन आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट इसको कराया जा सकेगा, या जल्द से जल्द जितने भी इस तरह के वाहन होंगे, जो एएनपीआर कैमरे लगाने की भी बात हो रही है कि यदि ये भी एक सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप करते हैं तो स्वतः ही आपका ई चालान भी बन जाएगा कि भाई कौन कौन सी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, सुझाव दिया, वो बहुत बेहतर है, लेकिन इस पर कितना इम्प्लीमेंट होगा, क्या इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट आने वाले समय में ले सकता है, और किस वजह से ये एक फैसला या आदेश दिया गया है? राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को इस समय उठाया है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कंडीशन है इस समय हमारे देश के सामने। मैं दो शब्दों के साथ में अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। एक है जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरा है जुडिशियल ओवर रीच। अगर ये जुडिशियल एक्टिविज्म तक की बात है तो ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण है और एक अच्छा डायरेक्शन जो उन्होंने सरकार को दिया है। परंतु अगर ये जुडिशियल ओवररीच तक की बात पहुंचती है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से अगर मैं बात करूं तो इसमें काफी सारी ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई दे रही है अभी इस समय। क्योंकि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डायरेक्शन दी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही 3 आर्टिकल्स का पूरी तरीके से वॉयलेशन करती है। सबसे पहले आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करती है, क्योंकि इस तरीके से नो इंश्योरेंस नो फ्यूल की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर जो आप क्लासिफिकेशन करोगे, जो वर्गीकरण करोगे, वो उस वर्गीकरण को वो कितना रीजनेबल हो पाएगा या कि अपने आप में वो कितना रीजनेबल है मैं नहीं जानता। उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है और इस पे सरकार को भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। दूसरा, इसके अंदर आर्टिकल 19(1)(g) है, उसका पूरी तरीके से वॉल्यूशन होता है, क्योंकि जितने भी पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि उन्हें जो अपनी एक तरीके से वैध वाहन धारक को यदि पेट्रोल देने के अंदर सिर्फ इंश्योरेंस चेक करने की ऑब्स्टेकल्स आती है तो ये अपने आप में आर्टिकल 19(1)(g) का ओवर वॉल्यूशन है। और तीसरा जो वॉल्यूशन होता है इसके अंदर आर्टिकल 300(a) का वॉल्यूशन होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि इस देश के अंदर अ, वैध लाइसेंसधारी यदि वाहन रखता है तो उसे आप सिर्फ इस बिना के ऊपर कि उसके पास में एक वैध इंश्योरेंस नहीं है, आप उसे फ्यूल देने से मना नहीं कर सकते। तो अपने आप में जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी आपने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि उसकी सेक्शन 146 है। मैं एक सेक्शन और जोड़ देता हूँ, 196 सेक्शन भी है। उसके अंदर यदि पहले से ये तय है कि यदि किसी व्यक्ति के पास में वैध इंश्योरेंस नहीं होता तो सार्वजनिक जगह के ऊपर वो यहाँ वाहन को नहीं चला पाता, और यदि चलाता है तो उसके ऊपर 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक का उसके अंदर चालान भी होता है। परंतु इसके इम्प्लीमेंटेशन में मैं बहुत सारी कमियां और खामियां अभी तक देखता आ रहा हूँ। मूल रूप से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सिर्फ अभी तक डायरेक्शंस दी है। सरकार को नियम बनाने की शक्ति होती है, हमारी जो संसद है उसको नियम के अंदर या विधायक के अंदर संशोधन या मॉडिफिकेशन करने की पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार और संसद के बीच में जो सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन है उसका एक तरीके से पूरी तरीके से खंडन यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार इस विषय के ऊपर या तो कोई बाउंडेबल इस तरीके की पॉलिसी लेके आए, कोई रेगुलेशंस बनाए, कठोर रेगुलेशन बनाए, नियम बनाए, ताकि इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तीसरी बात, एक एक प्रैक्टिकलिटी के तौर पर यदि मैं देखूं तो अमूमन हम लोग जब फ्यूल लेने के लिए लाइंस में लगे रहते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहां पे अभी तक बहुत लंबी लंबी लाइनें हमको देखने को मिलती है। इजीली हमको फ्यूल नहीं मिल पाता है पेट्रोल पंप के ऊपर। और अगर ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हम पेट्रोल पंप ऑनर्स के ऊपर डाल दे कि वो पहले इंश्योरेंस चेक करें उसके बाद में फ्यूल दें, तो उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा, किस तरीके से की जाएगी? हमारे पास में अभी तक इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं है कि ऑनलाइन इंटरनेट जो है इतनी इतनी स्पीड से नहीं चलता। कहीं कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर भी देखा जाता है कि वहां पे इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती। तो उसको आप चेक कैसे करोगे, उसको वेरिफिकेशन कैसे करोगे? दूसरा, यदि कोई झूठा या नकली फेक इंश्योरेंस लेकर अगर आपसे पेट्रोल या फ्यूल ले रहा है तो आप उसको कैसे जांच करोगे? इमरजेंसी के तौर पर यदि सपोज कोई एम्बुलेंस जा रही है
और उसके पास में लाइसेंस नहीं है, उसके पास में इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या आप उसे फ्यूल देने से मना कर दोगे? तो ये तमाम तरीके के जो अभी ऑब्स्टेकल्स हैं ये दिखने में आ रहे हैं। सरकार को इस पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, और इसके ऊपर बहुत चर्चा करवाने की जरूरत है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो रूल और जो डायरेक्शंस हैं वो अच्छी तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लागू हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा इस बात को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण सकारात्मक है, पर पूरा देश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरीके की कोई डायरेक्शन लागू करता है या कोई डायरेक्शन देता है, तो बहुत सोच समझकर और बहुत विस्तार तरीके से उसके ऊपर चर्चा करवाने के बावजूद इस तरीके की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। श्याम सुंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। सर, आप तो परिवहन विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है परिवहन से संबंधित ही एक विषय भी है हमारे पास। कैसे इस विषय को देखते हैं, कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा? क्योंकि जो टेक्निक डेवलप करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ANPR कैमरों से भी जोड़ लें, आप सारी चीज़ों को करें, कहते हैं ना जिसको कि नो इंश्योरेंस नो फ्यूल, तो अच्छी बात है। यदि ऐसा होगा तो कम से कम इंश्योरेंस ज़्यादा होंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अभी हेमंत जी कह रहे थे, दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, मैंने भी कहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? क्या जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं उनको कैसे फुलफिल कर पाएंगे? ये तो बड़ा टास्क है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त इसमें लगेगा। मैडम, आपकी चैनल को और चैनल पे बैठे दोनों स्वजनों को मेरा प्रणाम। और आपने बहुत जनहित का मुद्दा उठाया निश्चित रूप से, लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय नहीं, ये देश के आम वाहन स्वामियों की और आम मोटर मालिकों की और आम गाड़ी चलाने वालों की राय और भावना में आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, अभी निर्णय फाइनल नहीं हुआ, इस पे विचार करने का सरकार को जो आदेश निर्देश दिया है वो लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और जिम्मेदारों को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। आम आदमी से, आम व्यक्ति से इसकी वास्तविकता को जानना चाहिए। देश सन 47 में आजाद हुआ और देश में मोटर व्हीकल एक्ट, जब अंग्रेज यहाँ देश में रह रहे थे उस समय का अंग्रेजियत के माध्यम से अभी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान लागू हैं। वर्तमान परिस्थिति में स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को चेंज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर है ना, सुप्रीम कोर्ट और आम नागरिक और आम जानकार ये सोचता है कि बीमा कराने से दुर्घटना होने पर संबंधित को मुआवजा मिल जाएगा, तो उसका दूसरा पक्ष ये भी बनता है कि बीमा कराने के बाद आदमी को दुर्घटना करने का अधिकार मिल जाएगा। व्यक्ति किसी के मन में कोई दुर्घटना करने की इच्छा जागृत हुई तो वो तो सोच लेगा मेरा तो बीमा है, दुर्घटना करो और जय श्री राम करो, मुआवजा बीमा कंपनी दे देगी। चोट लगने का डर भी तो होता है सर, चोट भी तो लग जाएगी। नहीं, चोट करने से तो नहीं, नहीं, तो चोट तो लगेगी, लेकिन व्यक्ति स्वयं, मतलब है ना, कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। दुर्घटना क्यों हो रही है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, रोडों की स्थितियों पर विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए वास्तविकता में कि हम दुर्घटना को कैसे रोकें। केवल बीमा कंपनी के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकना, मुआवजा देना, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक व्यवसाय को, व्यक्तिगत संस्था को कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन करके दबाव बना के उसको उपकृत करना है, उसको लाभ पहुंचाना है, आम नागरिक की, आम वाहन स्वामी की जेब को खाली करना है। दूसरी चिंता का विषय जो वकील साहब ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिक इसकी नियंत्रण एजेंसी नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। आप केवल आदेश से बीमा करने से, अभी इसके पहले हेलमेट की बात आई थी, हेलमेट नहीं तो डीजल पेट्रोल नहीं, क्योंकि आदेश ऐसे होना चाहिए जो धरातल पे उतरे। आदेश निर्देश नीतियां ऐसी बनना चाहिए जो क्रियान्वयन हो, केवल कागजों पे नहीं सिमटना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे प्रावधान है, उस समय की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों ने इस मोटर व्हीकल एक्ट को बनाया, उस समय की आवश्यकता थी मोटर व्हीकल, लेकिन वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है। संचार की, मतलब इतने आधुनिकता में हम आ गए, बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलने लग गई। आप सोचो, टेक्निकल इतना आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, ऐसे में बीमे के नाम पर किसी वाहन स्वामी को थोपना,
उचित नहीं है। कहीं ना कहीं जिनकी मानसिकता गलत होगी वो बीमा करा के किसी का भी एक्सीडेंट कर देंगे, किसी पहले होता था ऐसा, और ये रिकॉर्ड है। अगर वास्तविकता में जाएंगे, लोगों ने बीमा करके किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उस पे अपने माध्यम से गाड़ियां चढ़ा दी, उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसकी टांग तोड़वा दी। तो कहीं ना कहीं ये इस पर विचार करना चाहिए, आम जनता के विचार लेना चाहिए। मोटर वाहन स्वामी को केवल बीमा के नाम पर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वो उसका मौलिक आधार, कोई भी व्यक्ति किसी को भी क्षति पहुंचाने के लिए तत्पर नहीं रहता है। बीमा अगर उसकी स्वैच्छिक इच्छा है, अब थर्ड पार्टी बीमा और फर्स्ट पार्टी बीमा, इसमें भी दो अंतर है। केवल पैसे के आधार पर थर्ड पार्टी बीमा जो होता है, तो उसमें जो भी कुछ होगा वाहन स्वामी को कुछ भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का नुकसान होगा वो पैसा मिलेगा, गाड़ी से जो दुर्घटना होगी उसको मुआवजा मिल जाएगा। फर्स्ट पार्टी बीमा में उसको सारा गाड़ी का पैसा मिलेगा, गाड़ी के नुकसान का पैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। मोटर व्हीकल एक्ट में के प्रावधानों को सुधारना आवश्यक है। केवल कागजों में मोटर व्हीकल एक्ट को प्रावधान को चलाना उचित नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत भावना नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे राष्ट्र के वाहन स्वामियों की भावना है। ठीक है, मतलब मैं जितना समझ पा रही हूँ हेमंत जी, नो इंश्योरेंस नो फ्यूल की जगह आप नो फ्यूल तब करिए जब आप इंश्योरेंस और बाकी चीजों में, या मोटर व्हीकल एक्ट की जो बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ चीजों में बदलाव करिए, उन चीजों में कुछ चीजों को ऐड ऑन करिए, तब ये इंप्लीमेंट होगा तो ठीक होगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। हेमंत जी की चीज देखिए, नो फ्यूल नो इंश्योरेंस वाली पॉलिसी तो कहीं कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम जो हमारी चालान पॉलिसीज हैं, जो चालान एग्जीक्यूशन प्रोसीजर है, उसको यदि स्ट्रांग बनाएंगे और यदि इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई स्ट्रांग रूल लेकर अगर आएगी, कोई नियम लेके आएगी, या संसद इसके ऊपर जो ऑलरेडी हमारे पास में 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर कोई स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन या संशोधन लेकर आएगी, तब इस प्रकार के डायरेक्शंस की अहमियत है। अदरवाइज इस तरीके के डायरेक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक सकारात्मक दृष्टिकोण और पहलू ही बनकर रह जाएंगे, वो वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। और इम्प्लीमेंट होने के अंदर जो जो ऑब्स्टेकल्स थे, वो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि ये कमियां हैं। और यहाँ पर अभी तक हमारे पास में देखिए, आज के टाइम पे एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। तो जब तक हम पहले उन फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करते, तब तक इस तरीके की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम सोच भी नहीं पाए हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार उचित कदम उठाए और सरकार इसके ऊपर एक प्रभावी नियम या कानून जो है वो लेकर आए, तब ये पॉलिसी आपके, मेरे और देश के सबके हित के लिए अच्छी तरीके से लागू हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है या जिस डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है, वो पॉसिबिलिटीज यथार्थ के धरातल पर हम लोग देख पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है सुनील जी, क्योंकि इंश्योरेंस की बात थी, मैंने पहले भी बोला, आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को रखा, लेकिन यहाँ पे कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को और ऐड ऑन करके आगे चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है। और जैसे कि हेमंत जी भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, लेकिन जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है और जिन्हें प्रॉपर तरीकों से चीज़ों को लाना है धरातल पर, उनकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे चीज़ों को लेकर जाएंगे। क्योंकि सिर्फ यदि हम नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पर जाएं तो ये वाकई में बड़ा सवाल है कि कब तक ऐसे, ये एकदम से तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सही कह रहे हैं हेमंत जी? बिल्कुल सही बात है आपकी और हेमंत जी की भी, कि एकदम से ये सारी चीजें भारत जैसे देश में कर पाना असंभव है। इसके लिए एक बहुत बड़ा धैर्य हमको रखना पड़ेगा और हमारी पॉलिसियों में बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। हम ये चाहें कि पेट्रोल पंप वाले आकर चेक करें तो वो अपना काम जो देखेंगे या आपकी वाहनों का अपना इंश्योरेंस चेक करेंगे। हमको इस मापदंड को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे जो नियम बनाना चाहिए कि ताकि जनता को भी अपना आसानी हो और वो भी अपना आसानी से इंश्योरेंस जो कवर करे। मुझे एक वाकया आया इसी से जुड़ा हुआ एकदम से। बीच में एक बहुत अच्छी मुहिम चली थी, हालांकि मैं हमेशा उस मुहिम का इसलिए स्वागत करती हूं क्योंकि जब बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, तो कभी कभी सख्ती ज़रूरी होती है। हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये भी एक बात आई थी हेमंत जी। अब सवाल इसी चीज़ का है कि आप देखिए हमारे देश में कितना इसको लागू किया गया, बात आई सकारात्मक, लेकिन क्या अभी भी जो लोग बिना हेलमेट है क्या उन्हें पेट्रोल नहीं मिलता?
कुछ जगह छोड़ के मैं ये बात कर रही हूँ, Obviously. लेकिन पूरे देश में तो हम नहीं 100% इस चीज को, इसका फॉलो अप देख पा रहे हैं। बहुत सारी जगह ये चीजें हो भी रही है और बहुत सारी जगह ये चीजें नहीं भी हो रही। हाँ, अगर बिल्कुल। हेलमेट के पेट्रोल जाना मिलता लेकिन है। लेकिन ये बात वही है ना जनजागृति की सुनील जी, आवश्यकता है, ना कि लेकिन नियम बात की। यही आई है, बात यही आई है कि जब कहा गया है तो फिर कुछ जगह पे हो रहा है, कुछ जगह पे क्यों नहीं हो रहा है, या तो सब लोग उसे करें। ये सेम चीज इंश्योरेंस वाले में आएगी। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका इंश्योरेंस है, नहीं है, आपका उसमें भी समय जाएगा। जो टेक्नोलॉजी आप बोल रहे हैं कि आप उसे लगाएंगे, डिवाइस लगाने की जो बात हो रही है, तो टाइम लगेगा। एकदम से कोई भी डिवाइस एकदम में आज ही लग गई और आज ही चीजें हो, ये संभव नहीं है। अच्छा, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी जगह इसको फॉलो अप किया जा रहा है, क्या सारे पेट्रोल पंप पे ये चीजें हो रही हैं, तो ये भी एक बड़ा विषय है। तो चुनौतियां तो हैं। हेमंत जी। जी जी राखी जी, बिल्कुल, ये मैं डेफिनेटली इसको चुनौती मानता हूँ और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को इम्प्लीमेंटेशन लेने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कोई भी कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानूनों की और नियमों की व्याख्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या बड़े अच्छी तरीके से, उचित तरीके से की है, परंतु कार्यभार पूरा का पूरा जो है वो सरकार के ऊपर और विधायिका के ऊपर आ जाता है कि वो इस तरीके के कानूनों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे। तभी हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी तरफ हम बढ़ पाएंगे। अदरवाइज ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉसिबल हो जाए और बड़ा अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर भी अगर देखें तो भी इसमें बहुत से ऑब्स्टेकल्स अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है, आपकी चिंता और हमारी सबकी चिंता है। लेकिन आदेश, मैंने पहले भी बोला कि नीति निर्देश आदेश ऐसे होना चाहिए जो धरातल पे उतरे। मतलब कोई उसको पालन कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। हमें जन जागृति पैदा करना चाहिए, जनता को ये समझाना चाहिए नफा नुकसान केवल दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होगा, तब तक हम नहीं कर सकते। हेलमेट की जैसे आपने योजना बताई, अभी भी मतलब सारी कोशिशें करने के बाद अभी भी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो 90% पेट्रोल पंपों पे बगैर हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है। आदेश निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान है, सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए जिस तरह से अभी तक जो कुछ हुआ वो भविष्य में नहीं हो, ऐसे आदेश निर्देश नीतियां बनना चाहिए जिससे मतलब वो धरातल पे उतरे और उस पर बराबर कार्रवाई हो और आम जनता उसे स्वीकार करे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इस चर्चा के माध्यम से मकसद बस यही था कि जो एक सुझाव दिया गया है, या हम तो सुप्रीम निर्देश ही कहेंगे, उन चीज़ों पर कैसे काम होगा, उन चीज़ों को कितना सकारात्मक रूप से लिया जाए, धरातल पर कितना उतरेगा। तो आप लोग के सुझाव बहुत अच्छे थे, मुझे लगता है लोगों तक पहुंचेंगे, जिम्मेदारों तक पहुंचे कम से कम, तो वो इस चीज़ को कैसे करा पाएंगे, ये उनके लिए चुनौती है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। सरकार तक पहुंचने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार तक, जिम्मेदार वही होंगे। सरकार तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, ये उचित फोरम है, ये उचित फोरम है, पहुंचेंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे वकील साहब। बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कराना ही होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और पेट्रोल डीजल पर सुप्रीम निर्देश जो आए हैं। देखिए, निर्देश भी है और एक सुझाव भेजा गया है कि आप इन चीजों पर कैसे काम कर सकते हैं। अब जो पॉइंट्स यहाँ निकल कर आए हैं इस चर्चा के माध्यम से, हमें समझना पड़ेगा कि धरातल पर कितने वो पूरे होते हुए दिखते हैं। बहुत सारी डिवाइस लगाने की बात हो रही है, बहुत सारे कैमरों से जोड़ने की बात हो रही है, ताकि ये खुद भी पता चल जाए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे हमारे सड़कों पर जो कैमरे होते हैं, उनसे ये हमें पता चल जाए कि कौन सा किसका इंश्योरेंस नहीं है। तो ये इतना आसान लेकिन होगा नहीं, वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। लेकिन एकदम से हम सोचें कि नहीं इंश्योरेंस नहीं है तो फ्यूल नहीं देंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ये सभी जितने भी हमारे मेहमान थे उनका मानना है। तो देखिए, चुनौती तो है और किस तरीके से इस पर आगे काम होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।